आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। सौरभ आपके साथ हूं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है उसी पर आज का प्रोग्राम भी है। कश्मीर के अंदर एक बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसमें 12 से 13 लोग घायल और एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हम उसमें कर सकते हैं। और ये सब टूरिस्ट थे, सैलानी थे जो घूमने के लिए गए थे। और पहलगाम, दुनिया भर से जहां पर लोग आते हैं वहीं पर ये हिंदुस्तानी पर्यटक भी गए हुए थे। और वहां पर कुछ आतंकवादी आए। अब कितनी उनकी संख्या थी ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक इनके ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया। और ये कई वर्षों में ऐसा अपने आप में पहला वाकया होगा ऐसे जब टूरिस्ट पर, कश्मीर में आए पर्यटकों के ऊपर इस तरीके की टारगेटेड फायरिंग करके उनकी हत्या की गई है। तो इसलिए ये टारगेटेड किलिंग है, आतंकवादी वारदात है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये लोग जानवर हैं, अमानवीय इंसान नहीं है ये लोग जिन्होंने निहत्थे, ये तो हमारे मेहमान थे जो आए थे, उनके ऊपर गोलियां बरसा के उनको मारा है। जो एलजीए मनोज सिन्हा, उनका कहना है कि आतंकवादी किसी भी सूरत में पकड़े जाएंगे। इस बात को लेकर वो आश्वासन दे रहे हैं, ये बख्शे बिल्कुल नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर हैं, वहां से उन्होंने गृहमंत्री से बात की है। गृहमंत्री ने अभी अभी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से बात की है। तो मतलब यह कि पूरी सरकार इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है और सुरक्षा अमला पूरी तरीके से सजग है और इन आतंकवादियों की धरपकड़ की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन यह आतंकवादी हमला हुआ और 370 धारा हटने के बाद आप कह सकते हैं अभी तक का, मतलब अभी सारी जानकारी आ जाए लेकिन जितना प्रतीत हो रहा है उसके हिसाब से सबसे बड़ा आतंकवादी हमला उसके बाद से पिछले 5 वर्षों में, अब 6 वर्षों में आप कह सकते हैं कि यह हुआ है। अब इसके पीछे कौन है, ये टीआरएफ कौन है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है इस आतंकवादी हमले की? हम इससे पहले भी ये नाम, इस टीआरएफ का, आतंकवादी संस्था का नाम इससे पहले हम लोग सुनते रहे हैं। कोई कहता है कि लश्कर तैयबा का ऑफशूट है, कोई कहता है हिजबुल मुजाहिदीन से निकले हुए लोगों ने ये टीआरएफ बनाया है। दूसरा, सुरक्षा बलों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इसमें पाकिस्तानी हाथ, पाकिस्तानी हैंड कितना साफ साफ दिखाई देता है। याद कीजिए आप, पुलवामा 2019 में हुआ था और पाकिस्तान के अंदर जाकर के भारत ने उस वक्त एयर स्ट्राइक की थी और उसके बाद लंबे अरसे तक शांति कश्मीर के अंदर बनी रही, जो आज जाकर के टूटी है। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग आज बात करेंगे। कर्नल तेज टिक्कू जी हमारे साथ हैं, तो स्वागत है आपका। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में, प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हैं। काफी अपडेट तो मैंने दिया, अभी जो हम सार्वजनिक जानकारियां आ गई, कोई आपके पास अगर कोई और? पहला अपडेट उसमें यह सौरभ कि गृहमंत्री अमित शाह जो बैठक कर रहे थे उसमें होम सेक्रेटरी, आईबी के डायरेक्टर और कुछ आर्मी के ऑफिशियल भी थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। वो बैठक अभी खत्म हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह अब यहाँ से निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृहमंत्री अमित शाह ये दोनों जा रहे हैं श्रीनगर। और प्रधानमंत्री से बात हो चुकी है, तो आपने बताया है कि प्रधानमंत्री ने पूरे घटना का अपडेट दिया है। और सुरक्षा बलों के हिसाब से अगर बात करें तो निश्चित तौर पे इनपुट्स ये थे कि इंटेलिजेंस इनपुट कि अप्रैल में इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज ने बताया कि स्पेसिफिक इनपुट नहीं था कि कहाँ हो रहा है। और जिस रूट पे हुआ वो तो एकदम से नया था ना, कि अमरनाथ यात्रा से ठीक 2 महीने पहले इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि मकसद क्या है, कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर को लेकर जो अच्छी बातों को लेकर चर्चा हो रही है, रिकॉर्ड तौर संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सौरभ ये है कि इस बार ये देखा जा रहा था कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा आई, तो उसको डिरेल करने की कोशिश के तौर पे इसको देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम ये मैं कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को सुन रहा था कि ये यात्रा के रूट पर ही पड़ता है शायद। अभी आपने जो खबर दी है वो मैं जरा दोहरा देता हूं एक बार। अमित शाह जो हैं थोड़ी देर में वो पहलगाम जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ है, उस जगह का स्पॉट पर भी वो जाएंगे, वहां पर जाकर जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात हुई है और एलजी मनोज सिन्हा और गृहमंत्री अमित शाह दोनों अब कश्मीर जो है वो श्रीनगर जो है जाने वाले हैं। अभी तक जानकारी है कि आगे भी शायद वो जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने फोन पर गृहमंत्री से सारा अपडेट लिया है और सभी सख्त कदम उठाने के लिए कह दिया गया है, जिसके बाद अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री जो हैं वो कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे। सर, यात्रा शुरू होने वाली जैसा बताया, क्या मोटिव हो सकता है किसी का भी इसके पीछे? देखिए सौरभ जी, मैं हमेशा इस बात को मानता आया हूं और अभी तक मैं उसमें कायम हूं। कोई भी टेररिस्ट घटना जो होती है कश्मीर के अंदर, JNK के अंदर, उसके पीछे एक बहुत डीप प्लानिंग होती है। ये ऐसे ही नहीं होता है और इसमें स्ट्रेटेजिक रीज़न भी होता है और टैक्टिकल रीज़न भी है। और स्ट्रेटेजिक रीज़न का मतलब है बड़ी खबर बननी चाहिए जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो लेकिन देर से हो। इस हमले में स्ट्रेटेजिक रीज़न ये है कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में हैं आज, और
ये बात जो है ज़रूर पाकिस्तान ने बतानी थी अपने सबसे बड़े, आजकल तो उनकी रिलेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया हमेशा से ही एक मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा एक मुल्क रहा है, देखभाल की है पाकिस्तान। सर मुझे जरा 30 सेकंड दें। अमित शाह जी का पहला रिएक्शन इस पर गृहमंत्री का आया, वो मैं बता दूं। अमित शाह जी ने अभी पोस्ट करके एक्स पर लिखा है कि बहुत दुखी हूं जो आतंकवादी हमला सैलानियों के ऊपर हुआ है पहलगाम जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा कि हमारे विचार, हम लोग उनके परिजनों के साथ हैं और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों के साथ है। उन्होंने फिर आगे लिखा है कि जिन्होंने भी इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, और उनको उन्होंने आगे अंग्रेजी में लिखा है कि वी विल कम डाउन वेरी हेवीली ऑन देम विद द हार्शेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब अब उनको अपने अंजाम को भुगतना पड़ेगा। वो साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में यह आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। और इसके बाद आगे उन्होंने लिखा है कि मैंने प्रधानमंत्री को इस पूरी घटना के बारे में बताया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अफसरों से मैंने बात की है कश्मीर में, और मैं थोड़ी देर के लिए श्रीनगर के लिए रवाना हो जाऊंगा, जिसमें एक अर्जेंट सिक्योरिटी मीटिंग सभी एजेंसियों के साथ जो है हमने बुलाई है। तो ये गृहमंत्री का अभी का पोस्ट है जो उन्होंने लिखा है कश्मीर के ऊपर, और बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है किसी भी सूरत में आतंकवादी बचेंगे नहीं, आतंकवादी अपना अंजाम भुगतेंगे। यही बात जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा वो भी कह रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी एक साफ साफ कहा है कि ये जानवरों की हरकत है जो अपने घर आए मेहमानों के ऊपर इस तरीके का हमला करेगा। तो ये अभी की जानकारी। और रक्षा मंत्री का भी मैं आपको बता दूं, रक्षा मंत्री ने भी अभी एक पोस्ट किया है, और रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से भी बात की है, ये अभी तक हमारी जानकारी है। और राजनाथ सिंह जी भी यही लिख रहे हैं कि बहुत दुखी हैं इस पूरी घटना के बाद, और इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर कायराना हमला किया गया है, और इस वक्त सारा देश जो है वो जो इस हमले में घायल हुए हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों के साथ है। सिर्फ सरकार तो हर स्तर से यही आवाज वहां सुनाई दे रही है, सरकार के कोने कोने से, कि बहुत सख्त एक्शन होने जा रहा है। आपने कहा इसके पीछे हमेशा किसी आतंकवादी हमले के पीछे एक डीप प्लानिंग होती है और उसकी टाइमिंग का भी कोई एक मकसद होता है। एब्सोल्युटली। तो एक तो स्ट्रेटेजिक रीजन मैंने आपको बताया, दूसरा प्रधानमंत्री सऊदी अरब में। एब्सोल्युटली। दूसरा स्ट्रेटेजिक रीजन है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी खुल गई हैं, और अमरनाथ यात्रा में जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतना एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को कि सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। तो अगर आतंकवादी हमला हुआ उस जगह पर, जो मेन रूट है, वो दो रूट है अमरनाथ के, एक तो पहलगाम से जाता है और दूसरा बालतल से जाता है। और आपको पता है बालतल के आगे कुछ किलोमीटर के बाद जडमोर टनल थी जहाँ पर अटैक हुआ था, आपको याद होगा सितंबर में। दोनों स्ट्रेटेजिक थे क्योंकि वो जडमोर टनल कनेक्ट करती है लद्दाख को, ऑल वेदर टनल बन रही है, वो भी एक स्ट्रेटेजिक था। लेकिन ये वाला जो है पहलगाम से सबसे ज़्यादा लोग यहीं से जाते हैं। अच्छा। तो ये भी एक वजह है। सर अब ये जरा तस्वीर जो है ये देखिए जरा आप, इसमें एक लड़की, एक महिला दिखाई दे रही है। उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप बोले ना मुझे थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली से, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप बोले ना मुझे, क्या बोलते भेलपुरी खाली से, आप अंदाजा लगाइए, सच में जानवर ही है ये जिन्होंने ये हरकत की है। वो लड़की अपने पति के साथ घूमने के लिए गई है और हाथों में चूंकि चूड़ियां पहनी हुई हैं, पहचाना जा सकता है कि शायद न्यूली वेड्स हैं, और सामने उसके पति की लाश पड़ी हुई है। वो कह रही मैं साइड में खड़ी थी, मेरे सामने बोला कि ये शायद मुसलमान नहीं है, मार दो इसको। दूसरी महिला बिल्कुल स्तब्ध खड़ी है, चेहरे पर खून लगा हुआ है, छोटा सा बच्चा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके सामने ये सब गोलीबारी हुई है। और एक क्लास यहाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही है, कोई मैं कह नहीं सकता क्योंकि ऑफिशियल फिगर नहीं है, लेकिन शायद एक बॉडी थोड़ी और पीछे पड़ी हुई दिखाई दे रही है। और एरिया आप सारा देख ही सकते हैं, जो पहलगाम नहीं भी गया वो भी जानता है पहलगाम क्या है। ये एक पूरा खुला इलाका है, और यहाँ टूरिस्ट जो है बड़े बंचेज में जाते हैं, एक ग्रुप बना करके यहाँ पर जाते हैं, और उस ग्रुप के ऊपर एक अंधाधुंध फायरिंग। और वो कौन लोग हैं? निहत्थे लोग हैं। ये कोई सेना, यहाँ कोई आपको सिक्योरिटी फोर्स नजर आ रही है जिसके ऊपर हमला किया गया होगा? आम लोग, टूरिस्ट, शायद कुछ लोकल गाइड रहे होंगे। बगल में एक चाय वाय पीने की दुकान है,
वहीं पर ये लोग शायद कुछ खा पी रहे थे और इनके ऊपर पीछे से आकर हमला भी। कितने लोग थे अभी हम लोग बात कर रहे थे तो कर्नल साहब ने कहा कि ये आतंकवादी ऐसे कभी अकेले हमला नहीं करते क्योंकि इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अब ये मिनिमम 2 उससे ज़्यादा और भी लोग जो हैं ये हो सकते हैं। ये इस लड़की की बात जब मैंने सुनी सर मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुसलमान नहीं है, मार दो इसको। ये मुझे पंजाब की मिलिटेंसी के दिन याद आ रहे हैं जब खबरें छपती थीं बस से उतार कर कि इस धर्म के मानने वाले हैं, इनको मार दो। जम्मू कश्मीर में यही 90s में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, जिसकी सुनवाई करने से भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो देखिए ये तो एक्सपेक्टेड था। जिस तरह से पिछले 10 साल में, ख़ास तौर से 2019 के बाद से घाटी में आतंकवाद को ख़त्म करने की, कंट्रोल करने की कोशिश हुई है बड़ी सख्ती से। तो आप देखिए घाटी में इस तरह की घटनाएं लगातार कम होती जा रही थी और ऐसी जो फिगर्स हैं उसमें आतंकवादियों के मरने की संख्या बढ़ रही थी और जनरल पब्लिक की बात कर लें या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी कम हो रही थी। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। कुछ महीने पहले हम सब ने सुना कि जम्मू में जिस तरह से उन्होंने हमला किया। और दूसरी बात, मैं इसको तुरंत अगर किसी चीज़ से जोड़ना हो तो पाक आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर का जो बयान है वो पाकिस्तान के लोगों को नहीं बोल रहे थे, वो भारत में बैठे पाकिस्तानियों को बोल रहे थे कि लड़ना पड़ेगा, ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। वो वही बात बोल रहे हैं जो सैयद अहमद खान ने बोली थी, जो जिन्ना ने बोली थी, आज जो है आसिम मुनीर बोल रहे हैं। तो तीनों को देख लीजिए, अलग अलग समय पर दिए गए बयान हैं, अलग अलग कालखंड में बोली गई बातें हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं आया, सोच में कोई अंतर नहीं आया है। और ये बातें कोई बंद कमरे में नहीं हुई हैं, ये सार्वजनिक मंच से बोली गई बात है। तो ये देखिए, हम अगर ये मानकर चलेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंट एक्टिव हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दें, कुछ कर दें तो उससे जो है आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। आप पेड़ की टहनी काटकर पेड़ को खत्म नहीं कर सकते, जड़ को खत्म करना पड़ेगा। जो आतंकवादी बनाते हैं, जो भेजते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, जो हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, जब तक वह उस पर अटैक नहीं होगा तब तक जो है ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। कुछ दिन रुकेगा, फिर वो रीग्रुप होंगे, फिर से ताकत जुटाएंगे। आप अभी ही मतलब बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान हैंड है, कोई दो राय ही नहीं है। मतलब अगर जो कहे कि पाकिस्तान का हाथ है कि नहीं है तो समझिए वो पाकिस्तान का समर्थक। जब पुलवामा हुआ था उस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में क्या रोया था कि ये तो होम ग्रोन टेररिस्ट है, ये तो कश्मीरी भाई कश्मीरियों का काम है। 30-35 साल से यही रो रहा है कि ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हैं। पाकिस्तान ने कभी माना क्या कि हम आतंकवादी भेजते हैं? दुनिया में जहां भी आपको आतंकवाद मिलेगा उसका कोई ना कोई पाकिस्तान कनेक्शन मिलेगा। तो फिर मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, अभी 5 साल पहले मार खाई पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के लिहाज से भी मैं कहूं अगर शांति है, बॉर्डर पे भी शांति है, LOC पर शांति है, कोई तोपें नहीं चल रही हैं, वो फिर डिस्टर्ब करना चाहता है और ये जानता है कि इसका रिपरकशन होगा। बिल्कुल सर, उसमें टेररिस्ट की संख्या के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं तो टॉप लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वैली में यानी कश्मीर में 45 से 50 FT हैं। FT मतलब फॉरेन टेररिस्ट, और सिर्फ 4 से 5 लोकल टेररिस्ट कश्मीर में बच गए हैं, कश्मीर वाले रीजन में, वैली रीजन में। जम्मू रीजन में 40 से 45 तक FT हैं फॉरेन टेररिस्ट, और 4-5 ही इस साइड भी हैं जो कि लोकल है। मतलब लोकल लेवल पे टेररिज्म लगभग ख़त्म है, लेकिन जो FT बर्फ़ गिरने से पहले वो आते हैं, फिर शांत रहते हैं, और झाड़ियों में क्योंकि उनका मूवमेंट बड़ा आसान हो जाता है अप्रैल के महीने में, तो यूजुअली अप्रैल के महीने में ये इनपुट इंटेलिजेंस के होते हैं कि कोई अटैक हो सकता है। इस बार भी था, स्पेसिफिक इनपुट नहीं रहता है। दूसरी चीज़ की जब टारगेटेड किलिंग हो तो उसको रोकने का उपाय कुछ हो नहीं सकता। भाई हर व्यक्ति के साथ आप फोर्स कुछ नहीं कर सकते। जैसे पहलगाम की अगर आप बात करें सौरभ, तो बेताब वैली है, बेताब फिल्म की जहाँ शूटिंग हुई थी, उधर फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट होता है। ये घटना जहाँ हुई है वो लगभग 5-6 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करके जाना, बहुत सारे, हाँ ट्रैक करके जाना होता है। बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जो कि लगता है टूरिस्ट को चलो उधर जाके घूम लेते हैं, ये तो जगह है ही। वहाँ पे फोर्स उतनी ज़्यादा होती नहीं है, और वहाँ पे झाड़ियों के से निकल के आई है, और जैसा कि बता रहे हैं वहाँ पे लोग कि 2 से 3 शायद थे,
उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। कर्नल साहब, ये घटना किसी मायने में अलग है क्या? और पास्ट की घटनाओं में मैं कुछ लोगों को सुन रहा था कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, चले एक वो अभी तक वो एक नॉर्म है कि भाई अटैक होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस उनको एंगेज करती हैं। दूसरा, कभी आपने यात्रा के रूट पर कभी कोई हरकत करने की कोशिश की? या लास्ट ईयर जैसे बस जा रही थी पटरा से लौट रही थी या कटरा को जा रही थी, उस पर आपने हमला किया, वो बस खाई में गिर गई थी, खड्ड में गिर गई थी, उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। मगर ये तो निहत्थे लोगों पर, खड़े लोगों पर और टूरिस्ट पर गोली चलाना। सरोज जी, ये जो टूरिस्ट के ऊपर हमला है और उस रूट पर है जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। कई बार ऐसा हुआ है कि अमरनाथ यात्रा में कि यात्रियों पर हमला हुआ है, और ये उसी के साथ जोड़ के हमें देखना पड़ेगा। मैं, प्रदीप जी ने एक बहुत अच्छी बात करी पाकिस्तान COS के बारे में। उन्होंने एक और बात बोली जो शायद ये भूल गए कहना। उन्होंने बोला हमारा हिंदू से कोई मिलाप नहीं है, उन्होंने हिंदू का नाम लिया। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि भाई ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू, ये मारो इसको, ये भी उससे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हुक्म तो वहीं से आता है ना। हुक्म तो कश्मीर से कोई नहीं देता है इनको, हुक्म तो वहीं से आता है, ऐसे आता है कि भाई आपने ये हरकत करनी है और ये करना है, आपने हिंदू को ही मारना है आपने, बिकॉज चीफ को तो कुछ रखना है ना। ISI चीफ भी तो आर्मी चीफ के नीचे ही है। तो ये चीजें जो बहुत प्लानिंग से की जाती है, लॉजिक नहीं समझ में आता। मैं पाकिस्तान की किसी हरकत का कोई लॉजिक नहीं होता। आप तुम बलूचिस्तान में मर रहे हो, अभी खबरें आई, कितनी खबरें आई, तुम्हारे इतने फौजी वहां पर मारे गए, वो तुमको वहां दूसरे पठान जो हैं वो मारते रहते हैं, और ईरान के साथ तुम्हारी टेंशन रहती है। तुम यहां पर दोबारा ये अशांति? नहीं, लॉजिक तो बहुत है उनके काम करने में, लॉजिक बहुत है। उन्होंने ये पहले चीफ COS नहीं है जिन्होंने बोला हमारी शहरग है ये, ही सेड इट। ये मुशर्रफ ने भी बोला, अयूब ने भी अपने टाइम में बोला, जियाउल हक ने भी अपने टाइम में बोला। इनको तो ये जिंदा रखना है ना इस चीज़ को। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस फॉर दम, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बलोच कितने उनको फौजियों को मारे, या पाकिस्तानी तालिबान उनको कितने मारे, अफ़गान के 40,000 उन्होंने भेज दिए, वो आकर अभी उनको जीने नहीं देंगे। उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनका रीज़न देते, मतलब ज़िंदा रहने का पाकिस्तान का एक ही मकसद है, वो है भारत से दुश्मनी। और भारत से दुश्मनी तभी तक कायम रहेगी जब वो दिखेगा कि वो कश्मीर को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो लेटेस्ट है, जहाँ पर कि कम्बैट ड्रेस में इतना रेडिकल स्पीच तो जियाउल हक ने भी नहीं दिया अपने टाइम में। तो ये उसी का नतीजा है। और बिल्कुल इसमें 3-4 चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। आसिम मुनीर का कहना, अमरनाथ यात्रा शुरू होना, प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया में होना। और मैं ये एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश में आजकल वातावरण चल रहा है, द कम्युनल फीलिंग जो शुरू हो रही है वो वक्फ बिल की वजह से, या बंगाल में जो हो रहा है, उसमें ये पूछना कि ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है, मारो, ये भी एक एलिमेंट है। क्योंकि जो इसकी प्लानिंग करता है वो सोच समझकर प्लानिंग करता है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने भी बंदूक उठाया, नहीं, प्लानिंग करनी पड़ती है। जब कठुआ एरिया में हुआ उसकी भी ज़बरदस्त प्लानिंग थी, जब रजौरी में हुआ उसकी भी, क्योंकि अब कार्डर्स लिमिटेड है। अगर उनके पास 40-50 लोग जम्मू क्षेत्र में हैं और 30-35 कश्मीर क्षेत्र है, उनको ये ज़ाया नहीं कर सकते। इसलिए उनको टारगेट अच्छी तरह देना है, उनकी ब्रीफिंग अच्छी तरह होनी है, उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन अच्छी तरह देना, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा है नहीं टेररिस्ट कि वो हर जगह जाकर अपने आप को सुरक्षित करें और मर जाएं टेरर अटैक में। तो ये सब प्लानिंग ठीक तरह से की गई है। और मैं मानता हूँ कि अभी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन आपने अगर देखा होगा AK-47 कैसे ऑपरेट होता है। AK-47 इतनी तबाही का एक हथियार, एक मैगजीन इतनी तबाही कर सकता है सॉफ्ट टारगेट के ऊपर, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि रेट ऑफ फायर इतना ज़्यादा होता है। उसके सामने जो आएगा 200 मीटर में, वो तो अभी हमारे रॉ के पूर्व चीफ जो थे, उन्होंने एक फंक्शन में कहा, दुल्लत साहब ने, कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आपको पाकिस्तान से एंगेज करना पड़ेगा, पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिनों पहले की, 2-3 दिन पहले की बात है शायद। मैं बात ये भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान शायद इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स से तो बाहर था। बात हम उससे करते नहीं। कश्मीर में शांति है तो उसका तो होना ना होना बराबर हो गया ना हमारे लिए।
नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो दुलत साहब की बात करनी नहीं, मैं इस सेंस में कहा था, उन्होंने मिलिटेंट्स की जितनी मदद की है शायद ही किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर ने या चीफ ने की होगी, एक बात। दूसरी बात जो कर्नल साहब ने कही आसिम मुनीर के बारे में, मैं कह रहा हूँ मैं 1888 से शुरू कर रहा हूँ। सैयद अहमद खान, उन्होंने कहा जिस दिन अंग्रेज चले जाएंगे तो हम दोनों को, मतलब हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो जीतेगा वो राज करेगा। ये बात कि हिंदू और मुसलमानों को बराबरी का हक मिल सकता है, ये अकल्पनीय और असंभव है। वही डॉक्ट्रिन अभी तक चली आ रही है। पाकिस्तान के लिए ये मैटर नहीं करता कि उसके कितने लोग मारे जा रहे हैं। वो हिंदुस्तान से जंग लड़ता है, हार जाता है, ये मैटर नहीं करता। जब तक वो भारत से लड़ने की स्थिति में है तब तक लड़ेगा। उनके लिए यही मैटर करता है कि हम भारत से लड़ सकते हैं और लड़ रहे हैं। अब आप देखिए 30-35 साल से इतना बड़ा देश, कैजुअलिटीज कहां हो रही हैं? हम जो फिगर पढ़ते हैं कि 3 मिलिटेंट मारे गए, 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे, हमारे ट्रेंड लोग हैं, चाहे फौजी हों चाहे अधिकारी हों, हमारे लिए वो बहुत बड़ा एसेट है। उनके 4 टेररिस्ट मारे गए, 4 और की बजाय 40 और आ जाएंगे। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बात ठीक है। तो ये जो संख्या में बराबरी देखी जाती है उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए आपको इसको जब तक जड़ से खत्म करने का उपाय नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। कभी थोड़ा कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। जो बात मैं कह रहा था कि क्या ये इस फ्रस्ट्रेशन का भी नतीजा हो सकता है ये हमला? शुद्ध रूप से बदहवासी फ्रस्ट्रेशन का ये नतीजा है उसकी तरफ से। वही दिख रहा है ना कि पूरी दुनिया को आपने दिखाया कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई। चुनाव में एक बूथ पे रिगिंग की घटना नहीं, कोई वायलेंस की घटना नहीं, जबकि बाकी देश के दूसरे हिस्सों में कुछ कुछ जगह पर ये घटनाएँ हुई, बंगाल में हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक वायलेंस की घटना नहीं हो रही है। तो ये तो पूरी दुनिया को दिख रहा है। इतने सारे फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं? उनको तो मैसेज है ना कि कितनी अच्छी व्यवस्था वहाँ पे हो गई है और सब कुछ माहौल एकदम शांत है। तो उसको तो ख़राब करना ही करना था। और उस ख़राब करने के लिहाज से यही सारी चीज़ें हैं कि भाई आप सीधे टूरिस्ट पे अटैक करो ताकि आप टूरिस्ट वहाँ से। मुझे तो 370 हटने के इमीडिएट बाद भी कोई हमला हुआ वैसा ये मुझे तो याद नहीं है। बिल्कुल, ये तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड। जिससे जम्मू कश्मीर में जब अमरनाथ यात्रा हो, तीर्थ यात्रियों पर अटैक करना और यात्रा से 2 महीने पहले यात्रा के रूट पे इस तरह के अटैक करना, उसमें भी एक फ़र्क है। कम से कम जिस जगह पे अटैक किया गया है 100 के आसपास तो दुकानदार हैं वहाँ पे लोकल, जिनकी पूरी रोजी रोटी चलती है उससे। उन सब चीज़ को तो डिस्टर्ब कर रहे हो। तो मकसद सीधे समझिए ना कि उनको एकदम से है कि कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, फोर्स के साथ इंगेज करने की उतनी हिम्मत नहीं रह गई। अदरवाइज बेताब वैली में ज़्यादा लोग नजर आते, टूरिस्ट ही बेताब वैली में ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहता है, तो उनसे इंगेज करने की तुम्हारी अब हिम्मत बची नहीं। तो फिर ये झाड़ियों ये तो सर जैसा आपने शब्द इस्तेमाल किया सॉफ्ट टारगेट, ये तो शायद सॉफ्टेस्ट टारगेट्स में से दूर दूर तक कोई सिक्योरिटी का आदमी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सिक्लूडेड स्पॉट है एकदम। अनआर्म्ड सॉफ्टेस्ट टारगेट, मतलब आप तो एक पत्थर से भी किसी को मार सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। झाड़ी से निकले मारे AK-47 तो बहुत ही डेडली हथियार है। तो इससे सॉफ्ट टारगेट आपको मिलेगा ही नहीं कोई। लेडीज हैं, बच्चे हैं, टूरिस्ट हैं, घूमने आए हैं, उनके मन में भी ये शक नहीं होगा कि कोई हमें मारेगा। दे आर टोटली अनआर्म्ड, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली भी अनआर्म्ड है वो, मतलब टोटल गिव अप। ये अब इन लोगों को भी कोई लोकल सपोर्ट तो होती है, हमेशा ही होती है। भाई आइसोलेशन में तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता अनलेस एंड अनटिल आप जंगल में ही पड़े हुए हो। तो ये तो ऐसा भी एरिया नहीं था। देखिए तो इन लोगों को भी ये समझ में नहीं आता, इनके जो समर्थक होंगे कि ये टूरिस्ट को मारोगे, टूरिस्ट नहीं आएगा तो नुकसान किसका? सौरभ जी ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। अभी कश्मीर में आपने देखा होगा जितने ज़्यादा लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट पीस में है, शांति में है, अमन में है, वो तबका जो है बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा ये कोई आदमी बोल रहा है बेटा बेटा आप बैठो हम, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इस पर निर्भर है। कश्मीर में टूरिज्म से इकोनॉमी ने छलांग मारी है, तो इनका वेस्टेड इंटरेस्ट पीस में है, इनका वेस्टेड इंटरेस्ट अमन में है। लेकिन अभी भी वो एलिमेंट्स है, वो अभी ख़त्म तो नहीं हुए, वो अभी भी हैं वो एलिमेंट्स, लेकिन कम है। उनको मौका नहीं मिल रहा है काम करने का, क्योंकि नकेल कसी जा रही है उनकी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हेल्प कर रहे थे उनको निकाल दिया जाता, पहले नहीं होता था। ये पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ भले तो, लेकिन अभी भी हैं रेडिकलाइज एलिमेंट, वो कहाँ मानेंगे?
और वो रेडिकलाइज एलिमेंट को आपको पता, आपने बोला कि इनको लोकल सपोर्ट है, मैं आपको कह रहा हूं एक बात, ये लोग जंगल से नहीं आए हैं, ये घरों में रहते हैं, लोगों के घरों में रहते हैं। पिछले सितंबर में एक अटैक हुआ था जडमोर टनल पर, सितंबर से लेकर कितने महीने हुए, 6-7 महीने तो हो ही ज्यादा हो गए। गए। 7 महीने में ये लोग क्या जंगल में रहेंगे, और वो भी विंटर में, बर्फ इतनी होती है। ये लोग आते हैं लोकल घरों में, इनके फिक्स्ड हैं। ये वो सपोर्ट के साथ रहते हैं या उनको भी टेरराइज करके रहते हैं उनके यहाँ? 2-3 दोनों वजह तरफ- हैं, दोनों तरह के। दोनों तरफ के हैं। आप पैसा देकर उनको मनाओ, आप टेरराइज करो, आप उनको रेडिकलाइज, वो ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप उनको रहने देते हैं। लेकिन टेरराइज करने से आप किसी के घर में 6-7 महीने नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर उसको मौका मिलेगा वो सिक्योरिटी फोर्सेस को बताएगा। तो ये रेडिकल एलिमेंट अभी भी है वहाँ पर। और अभी जो आसिम मुनीर ने लेक्चर दिया उससे थोड़ा और भड़क गई है। भाई पाकिस्तान में तो अभी भी हमारे साथ है, वो तो कुछ भी करने को तैयार है। तो ये हैं अभी एलिमेंट्स, और इनको, और ये लड़ाई जो है ना बहुत लंबी लड़ाई है। जब तक आप, प्रदीप जी ने जो बताया, जब तक जड़ में नहीं जाएंगे, जब तक आप जड़ में नहीं जाएंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये चलता रहेगा सिलसिला। क्योंकि एक हथियार को छुपाना, उसके साथ 2 मैगजीन या 3 मैगजीन रखना कौन सी बड़ी बात है, हर कहीं भी हो सकता है। तो जब उनको मौका लगेगा, जब हुक्म आ जाएगा, वो उसको इस्तेमाल करेंगे। अल्टीमेटली इंडिया, देखिए पाकिस्तान ने 4 कन्वेंशनल लड़ाइयाँ लड़ी, सब हारी। उसके बाद 35 साल से ये चल रहा है, इसमें भी उसको मिला नहीं कश्मीर। उसके बाद अब उनकी क्या है, 1000 कट्स की स्ट्रेटजी, और वो सोच रहे हैं कि हमने 2-3 लोगों को मारा, अगले 2 महीने तक कश्मीर का मुद्दा जो सुर्खियों में रहेगा, तो हमारा काम आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जब तक आप इसकी सज़ा उनको ना दो, तब तक ये मामला चलता रहेगा। और जब, जैसा प्रदीप, मैं आपको बता दूं, हम बॉर्डर पर थे, कई साल हमने ऐसे एनवायरनमेंट में गुजारे हैं, इतने ब्रेन वॉश्ड हैं। और जब वो आते हैं ना अंदर, वो फिर घर नहीं देखते अपना, वो मर जाते हैं। बॉर्डर के 3-4 किलोमीटर में 80-85% मर जाते हैं, उधर ही मर जाते वो हैं। मानते हैं कि जिंदगी ही हमारी जो है मरने के बाद शुरू होती है। हाँ, इतने ब्रेन वॉश्ड हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। एक बार एक 15 साल का लड़का पकड़ा गया, तो वो कह रहा जी मुझे मारो, मैंने जन्नत जाना है। 15 साल का लड़का, ये सच, मैं एक असली आपको बता रहा हूँ, जहाँ मैं था, 15 साल का लड़का, वो कह रहा जी मैं क्यों जिंदा बचाऊं, मैं तो 15, मुझे मारो ना, मैं तो जन्नत जाना चाहता हूँ। फिर उसको पुलिस हैंड ओवर किया। एक बार एक कह रहा है, वो कह रहा है, उसको जो पकड़ा गया वो भी छोटा लड़का था। जब वो पकड़ा गया, वो कह रहा है कि मैं कहाँ हूँ। उसको बोला तुम भैया देखो, तुम्हारा इधर से देखो, मुड़ो उधर, वो तुम्हारा वहाँ से आया, तुम वो लाम वैली के अक्रॉस वहाँ सब दिखाई देता है पाकिस्तानी पोस्ट। उसको बोला वहाँ से आया तो पाकिस्तानी पोस्ट। कहता ये कौन सा देश, कहता ये तो हिंदुस्तान। कहता मुझे तो चेचनिया जाना था, मैं हिंदुस्तान कैसे पहुँचा, वो लड़का बोल रहा है। तो मतलब कंप्लीट ब्रेन वॉशिंग, कंप्लीट रेडिकलाइज्ड। उनको उनकी जिंदगी, बिल्कुल ठीक बोलो, उनकी जिंदगी शुरू होती है मरने के बाद। तो ऐसे लोगों के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। बट सर, रास्ता तो यही है ना, मतलब आप 370 क्यों हटाया आपने? आप एक मैसेज देना चाहते थे कश्मीरियों को भी और दुनिया को भी कि आप और हम एक ही हैं, आप हमारे ही हैं। ये नोशन हटाओ कि आप अलग हो। उसके बाद डेवलपमेंट, इतना डेवलपमेंट, मुझे इनकी बात बार बार याद आती है कि प्रधानमंत्री का कोट है, इतनी रोशनी कर दो यहाँ पर कि चकाचौंध हो जाए कश्मीर में। आप इतना पैसा बांटते हो, वहाँ सब लोगों को दिखाई नहीं देता ये कि ये देश जो है उनको मतलब चाहता है दिल से कि तुम हमारे साथ हो। डेवलपमेंट हो या ना हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको अपना रिलीजियस एजेंडा अचीव करना है। हमको, आपको लगता है कि डेवलपमेंट हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, तो उससे सब बदल जाएगा। ये नहीं होने वाला। हमारे सामने 2 उदाहरण जो हमने किए हैं प्रैक्टिकल रूप में, एक पंजाब की मिलिटेंसी कैसे ख़त्म की हमने, उसका उदाहरण है, और दूसरा नक्सल्स जो ऑपरेशन हो रहा है। इस देश में कम लोग हैं जो कि अरे अपने ही लोग हैं, क्यों मार रहे हैं, मारना नहीं चाहिए, बातचीत करना चाहिए, डेवलपमेंट कीजिए। अरे डेवलपमेंट होने देंगे तब तो आप डेवलपमेंट करेंगे। सड़क उड़ा देंगे, टेलीफोन टावर उड़ा देंगे, तो स्कूल उड़ा देंगे, जला देंगे,
तो कहीं आके आपको फैसला करना पड़ता है कि बस अब नहीं, इसके आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक आप उस निर्णय पर नहीं पहुंचते तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मुझे भी बताया जा रहा है कि जिनकी मृत्यु हुई है वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। मैंने घायलों की जो सूची थी उसमें देखा था तो उड़ीसा के भी लोग भी हैं उसमें, कर्नाटक का मैं बता रहा हूँ, हरियाणा के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, पूरे देश से लोग जा रहे थे। बिल्कुल, इतनी खूबसूरत जगह है, जम्मू कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक पहलगाम है, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पे टूरिस्ट इतने होते ही होते हैं। इतने वीडियोस आते थे आजकल की डल लेक के किनारे हम रात में घूम रहे हैं, 12 बज रहा है, 12 बजे हम वो कौन सा लेकिन चौक है, लाल चौक पर जनरल माहौल वैसा ही है। और वहाँ पे आप अधिकांश लोगों की अगर बात कर लें, जैसे रेडिकलाइज की बात करें, तो उनके परसेंटेज अब बहुत कम है। वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। जैसे अनंतनाग वाले इलाके में कुछ हैं, मतलब इस तरह से कुछ हैं ही, बट मेजॉरिटी की अगर बात करें तो वो इस डेवलपमेंट की राह को समझ रहे हैं। जैसे सिर्फ 4-5 लोकल टेररिस्ट आपके अगर हैं वहाँ पे कश्मीर वैली में, बाकी फॉरेन टेररिस्ट, 4-5 लोकल टेररिस्ट होने का क्या मतलब? जाहिर जिसके घर का बेटा मरता था उसको तो पसंद आ रहा होगा ना ये। हाँ बिल्कुल, या पत्थरबाजी चल रही है, बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, 50 हाँ, कर्फ्यू नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वो तो दिख रहे हैं, वो साथ हैं। लेकिन जब एक देश अगर इस तरह से आपके साथ ये कराने के लिए हो तो उसमें फिर क्या ही उपाय है? उसका यही उपाय है कि ये चलते रहेगा, आप उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। अब ये बात मैं आपसे थोड़ा मतलब क्योंकि स्पेक्युलेटिव सवाल है पूरी तरीके से, जब ऐसी कोई घटना होती है सरकार के, जब सरकार सोचती है रिस्पांस के बारे में, तो हर किस्म का रिस्पांस टेबल पर होता है। हर किस्म मतलब जैसे हम लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, नहीं, उसमें जैसे ऐसा नहीं होता कि मतलब हर बार आप उस तरह की कुछ चीज़ कर रहे हैं। एक थ्रेशोल्ड होता है, मैं मानता हूँ एक थ्रेशोल्ड है। जैसे कि पुलवामा थ्रेशोल्ड था, वो क्रॉस कर दिया तो आपने बालाकोट पर स्ट्राइक करी, आपने, उन्होंने उरी में इतना ज़बरदस्त हमला किया जहां हमारे 18 जवान शहीद हुए, तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी। तो एक थ्रेशोल्ड है जिसके बाद आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और पाकिस्तान भी बहुत चालाकी से काम कर रहा है, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर रहा है, 2, 4, 5 ऐसे करके कर रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि हमें अपना थ्रेशोल्ड नीचे करना पड़ेगा, बिकॉज आप ये एक्सेप्ट नहीं हमें कर अपनी सहन शक्ति घटानी पड़ेगी। हाँ एब्सोल्युटली, बिना उसके नहीं होगा। देखिए ऐसा टाइम भी था आपके 160 इनोसेंट लोग बॉम्बे में मारे गए, आपने कुछ किया ही नहीं, वो थ्रेशोल्ड उधर था, ऊपर तो पहुंचा ही नहीं। आपके जब तक पूरे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिरता तो तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। तो पॉइंट ये है कि इंडिया ने फैसला करना है कि उनका थ्रेशोल्ड कहाँ होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर आपने जो बताई। तस्वीर दोबारा आएगी तो मैं बताता हूँ आपको, जो आप गाड़ियाँ देख रहे थे, होम मिनिस्टर की गाड़ियाँ निकली हैं अभी, मतलब अब वो शायद रवाना हुए होंगे। हाँ, लगभग 7 बजे के आसपास वो टेक ऑफ करेंगे यहाँ से। और दूसरी चीज़, और एक चीज़ और देखिए ना कि आप पाकिस्तान के साथ किस लेवल तक इंगेज करोगे, क्या इंगेज करोगे? भाई वॉर तो नहीं कर सकते ना, और क्या उस वॉर से समाधान निकल जाएगा? तो उसका उपाय यही है। वॉर से भी समाधान नहीं है तो फिर समाधान क्या है? बताओ, वॉर से समाधान है? नहीं कह रहा हूँ, अगर वो भी समाधान नहीं है तो फिर क्या है? उसका यही है कि उसको हिट करते रहो, वो करेंगे। आप फिर तो कोई कहेगा, अभी कोई शांति दूत आकर के बोलेगा कि आप कश्मीर पे उनसे समझौता कर लीजिए, आज रात ये लाइन के, ये उधर उनका, लाइन के इधर आपका, शांति से रहो, मिल बैठ आज रात तक आप देखो, युद्ध का मतलब निर्णायक युद्ध, जहां उसको समझ में आए आपका जो भी दुश्मन है कि अब अगर कुछ किया तो हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जब तक ये डर नहीं बैठेगा। प्रधानमंत्री जी का सॉर्ट ट्वीट आया है। हाँ। और स्वाभाविक तौर पे आई स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर, कंडोलेंसेस टू द वो लॉस्ट, मतलब जिन मृतकों के प्रति सद्भावना, प्रेयर, और जो भी सहायता की ज़रूरत है जो अफेक्टेड हैं उनको दिया जाएगा। इसके अलावा इस घृणित कार्य के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको न्याय तक लेके जाया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और इस तरह का जो एविल एजेंडा है वो कभी सफल नहीं हो सकता। आतंकवाद से फाइट करने का जो हमारा रिजॉल्व है वो और ज़्यादा मजबूत होता है ऐसी घटनाओं से। सख्त भाषा लिखी है प्रधानमंत्री ने, दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, देयर इविल एजेंडा विल नेवर सक्सीड, आवर रिजॉल्व टू फाइट टेररिज्म इज अनशेकेबल एंड इट विल गेट इवन स्ट्रॉन्गर। ये होम मिनिस्टर जो है निकल गए हैं कश्मीर के लिए। सरोज, मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, हम भी कार्रवाई जो हम नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, लेकिन ये बात तो सच है कि पिछले 1 साल में तकरीबन 30 ऐसे लोग पाकिस्तान में मारे गए जो डायरेक्टली हिंदुस्तान के दुश्मन थे और यहाँ पर तबाही करी थी उन्होंने। वो भी एक फैक्टर है ना?
उसके बावजूद भी ये हुआ क्योंकि ये तब वो जो लोग थे दे आर मेयर एक्टर्स, जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, दैट इज पाकिस्तान आर्मी। यादें हैं। पाकिस्तान आर्मी इज द अल्टीमेट आर्बिटर। पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करती है कहाँ हिट करना है, कैसे हिट करना है। अब खुद अंदाज़ा लगाओ करगिल क्या किया उन्होंने, करगिल प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था। तो वहाँ आपको पाकिस्तान आर्मी के साथ डील करना है। ये आपने बड़ी सब जो बात कही है ना, मैंने कहीं पढ़ी थी किसी किताब में, किसी आदमी व्यक्ति की जो एक्सपर्ट होंगे, कि पाकिस्तान को दुख एक ही चीज़ का होता है, जब उसकी सेना पर कोई आँच आती है। Absolutely. वरना उसको अपने लोगों के मरने का भी दर्द नहीं होता। कोई दर्द केवल पाकिस्तान की आर्मी को मिलता है। एब्सोल्युटली। और जब पाकिस्तान आर्मी फैसला करेगी कि भारत पर ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि रिटेलिएशन ज़बरदस्त होगा, तब ये बंद होगा। ये तो बिल्कुल बंधी हुई बात है। लेकिन अभी आप ही ने जो थ्रेशोल्ड वाली बात की, मतलब एक ग्रेडेड एक रिस्पांस जो होता है वो इन प्रोपोर्शन होता है। अरे अभी हमने आपको जो प्रधानमंत्री का जो हमने बताया, आई स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम, जम्मू कश्मीर, condolences to those who have lost their loved ones. I pray that injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected. Those behind this heinous act will be brought to justice. They will not be spared. प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। Their evil agenda will never succeed. Our resolve to fight terrorism is unshakable and it will get even stronger. आतंकवाद के प्रति हमारा जो रुख है वो और कड़ा ही हो रहा है, प्रधानमंत्री बता रहे हैं। भाई सीमा पर गोलाबारी कैसे रुकी? जब आपने तोपें खोल दी, हाँ, कहा कि एक चलेगी तो 10 चलेगी इधर से। जब आपने वो बार ऊपर कर दिया तो उनको समझ में आ गया कि अब इसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक देश जो कंगाल है, भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में घूम रहा है, जहां आटा नहीं है लोगों को, अपने लोगों को देने के लिए, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार है। तो आपको उस मानसिकता के बारे में सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे हराना है। और उसकी एक ही ताकत है, कहते ही है कि पाकिस्तान 3 चीज़ों से चलता है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। तो अमेरिका तो अब रहा नहीं उसके उस रूप में। हाँ, तो अब अल्लाह और आर्मी का 2 चीज़ का सहारा है। अल्लाह का तो आप कुछ कर नहीं सकते। अमेरिका को रिप्लेस किया चाइना ने, हाँ, काफी हद तक, काफी हद तक, लेकिन उस तरह से नहीं किया, उतना नहीं। लेकिन और वैसे अभी भी अमेरिका अभी भी वहां पर मैनिपुलेट कर रहा है। इमरान खान का निकलना तो इट वाज कंप्लीटली मैनिपुलेटेड बाय अमेरिका, क्योंकि उसने रशिया के साथ हाथ मिलाना शुरू किया। जबकि उस टाइम रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, 2 दिन के अंदर उसको निकाल दिया। अमेरिका अभी भी, देखिए, पाकिस्तान बना ही इस काम के लिए कि वो वेस्टर्न इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। एक ही वजह थी पाकिस्तान बनने की, एक ही वजह। आप अब कितने डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई हो रहे हैं, कितने डॉक्यूमेंट डिक्ला, सब में यही लिखा, क्या आपस में सिग्नल जा रही हैं, मैसेजेस जा रही हैं ब्रिटिश से होम ऑफिस तक, और वहाँ से क्या जवाब मिल रहे हैं। आपका सीज फायर लाइन बनाना, कश्मीर के उस भाग को जो पाकिस्तान के नीचे है उसको हिंदुस्तान को रिकैप्चर नहीं करने देने में, ये सब बनाया हुआ खेल था बाय द वेस्टर्न पावर्स। ओनली थिंग इज कि उस टाइम इंग्लैंड कर रहा था क्योंकि वो सबसे बड़ा ताकतवर देश था। आहिस्ता आहिस्ता उसको अमेरिका ने रिप्लेस किया और पाकिस्तान जो है उनकी एक स्ट्रेटजिक एलाई बन गया। पहले बगदाद पैक्ट में, फिर सिएटो में, वेसेंटो में, फिर स्टॉलवर्ट एलाई इन वॉर अगेंस्ट टेरर। पाकिस्तान इज ए स्टेट जिसको वेस्टर्न पावर्स हमेशा यूज करते हैं, हमेशा। बार बार आप, मैं सोच ये रहा हूं कि ये तो पाकिस्तान भी जानता है कि ऐसी प्रोवोकेशन के बाद जवाब कुछ भी हो सकता है। भाई आप इस गवर्नमेंट को के लिए ये तो नहीं कह सकते कि ये किस हद तक करेंगे, कुछ क्या और क्या करेंगे। और कोई उसके पास उसके नजरिए से सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया प्रोवोक हो, इंडिया कोई कदम उठाए, इसमें उसको क्या मिलता है? ये तब होता है ना सौरभ, जैसे वहाँ पे कोई एक जिम्मेदार यूनिट कोई होता, उस देश में कोई संपन्नता होती, एक तो वहाँ के कितने मालिक पता ही नहीं, और उनको ये बड़ा सूट करेगा कि अगर इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो फिर उनकी अपनी समस्याओं से वहाँ के लोगों का ध्यान हट जाएगा और सिर्फ इस इमोशनल इशू के सहारे आप करते रहोगे। जैसे इस तरह की चीज़ें हों तो वहाँ के आदमी को सबसे ज़्यादा खुशी होगी। भाई और उनके हाथ में शायद एकदम उनको ये भी दिल में ये बात भी है कि भारत रिएक्ट नहीं करेगा 2-4 आदमी मरने से, 5 आदमी मरने से। उनको वो कन्विंस्ड हैं इस चीज़ से, कन्विंस्ड हैं वो इस चीज़ से, क्यों नहीं करेगा। बिकॉज
हमने नहीं किया ना रिएक्ट, एक बार ही रिएक्ट किया है हमने, नहीं तो हमने रिएक्ट नहीं किया। तो वो सोच रहे हैं कि ये चलते जाओ, मुद्दा गर्म रहेगा, हमेशा सुर्खियों में रहेगा, कश्मीर का मामला डेड नहीं होगा। आसिम मुनीर ने जो बोला, ISI ने उस पर एक्ट किया, तो इससे इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा, स्टेटमेंट देगा लेकिन रिएक्ट नहीं करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिएक्ट करेगा तो कश्मीर के अंदर रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो उनके सोर्सेज है वहाँ पर सस्टेनेबल एलिमेंट जो उनको सस्टेन करते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन होगा। पाकिस्तान को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये उनकी सोच विचार। LOC भी एक्टिव होने की कोई आपको नहीं लगती आसार? LOC एक्टिवेट क्यों होगा? LOC तो एक्टिवेट तब होना चाहिए जब हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है आगे। एम क्या है हमारा। LOC एक्टिवेट करने का तो कोई मतलब है ही नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। LOC के ऊपर भी अगर आप गोलाबारी करते हैं, कुछ पाकिस्तानी जवान कैजुअल्टीज हो जाते हैं, आर्मी हेडक्वार्टर को फ़र्क ही नहीं पड़ता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो टू डिफरेंट। जो आर्मी अपने डेड बॉडीज़ को एक्सेप्ट न करे और इंडिया को उनको एक रिलीजियस ट्रेडिशन देकर उनको करगिल में बरी करना पड़ता है, अपने जवान, आप कह रहे हो हमारे हैं ही नहीं, उनका क्या कहना है उस देश का, उस आर्मी का क्या कहना है, आप बताइए। जो अपने जवानों को बोलते हैं 5, 7, 3, 4 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान करगिल में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं ये आतंकवादी है। क्या कह सकते हैं उस आर्मी के लिए? रूलर्स हैं, महाराजा लोग हैं वो तो। जवान मरने के लिए उधर, जवान की क्या वॉइस है वहाँ पर? और सिविल गवर्नमेंट अगर कुछ करना भी चाहिए, वो तो उनसे भी बदतर है। दे कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट दी आर्मी, आर्मी सब कुछ करती है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर पावर डायनेमिक्स जो है वो ऐसी है कि भारत को आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। एक दूसरी बात, क्योंकि आपने अपने बार पे जो कहा कि एक फैक्टर भारत में अभी जो वफ़ को लेकर जो कुछ चल रहा है कि चार्ज्ड माहौल है भारत में इस वक्त। बंगाल जैसी घटना भी हुई है, वहाँ भी हिंदुओं को घर से निकाल करके मारा। एक ऐसी वारदात करो कि और अनरेस्ट हो, उत्तेजना हो लोगों में, वो भी सूट करता है उसको। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो उनका भाई, उनका तो सारा मकसद यही है कि यहाँ हमेशा अशांति रहे, शांति न होने पाए। तो कब कितना करना है ये वो तय करते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। अब जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में उनको सीमित किया है, दूसरे तरीके खोज रहे हैं, लेकिन वो बंद कर देंगे ऐसा नहीं है, जब तक कि आप जो है उनका ठीक से इलाज नहीं करेंगे। और ठीक से इलाज का मतलब ठीक से इलाज ही होता है। और सौरभ जी, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मरते कौन हैं? कौन मरता है इसमें? कश्मीर में कश्मीरी अवाम मरती है, हमारे ट्रूप्स मरते हैं और पाकिस्तान के आतंकवादी मरते हैं ना। पाकिस्तान के आतंकवादी एक फैक्ट्री से निकलते हैं वहाँ पर। कौन मरता है और शायद उनके माँ बाप को पता भी नहीं कभी चलेगा। तो उनको जो ब्रॉडर पाकिस्तानी सोसाइटी है उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कौन मर रहा है। वो तो कहता है हमारे हैं ही नहीं है। वो लड़का एक बार मस्जिद में गया, वहाँ मदरसे में गया, वहाँ से जो देखा मौलाना ने कौन सबसे ज़्यादा रेडिकल है उसको ग्रेजुएट कर दिया, उसको मुरीद के भेजा, वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है। फिर 2 राय 1, 2 राय खास, ऐसे करके ट्रेनिंग करके फिर वो बनते हैं बॉम्बे अटैकर जैसे। तो उनको कईयों को यहाँ भेजा। एक बार वो घर से निकल गए, उनके फैमिलीज़ के लिए वो डेड हैं, पाकिस्तान के लिए ही वो डेड हैं। तो उनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं ना। खून हमारा बह रहा है यहाँ पर कश्मीर में, कश्मीरियों का बह रहा है, हमारे ट्रूप्स का बह रहा है, इंडिया का बह रहा है। यहाँ पर अशांति हो रही है, पाकिस्तान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान को फ़र्क जो पड़ रहा है वो TTP से पड़ रहा है, क्योंकि वो अंदर आकर उनको मारते हैं। अभी पेशावर और वो जो अफ़गानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान के भी, उससे उनको फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारे से, क्योंकि हम तो कोई LOC क्रॉस करके तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, एक बार किया, एक आधा बार किया, उनको तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है इससे। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारी जो टैक्टिक्स है, पिछले 35 साल से एक ही रही है, जिससे हमने ये मैसेजिंग की है कि भाई आप थ्रेशोल्ड क्रॉस मत करो, नहीं तो हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। 10-15 लोग मरेंगे, कोई बात नहीं है, हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा मैसेज है उनको। वो तो बलूचिस्तान में जो उनके यहाँ भी हमले हुए हैं, उनके लिए भी वो रॉ का हाथ बताता है, भारत की एजेंसियों का हाथ बताता है। कई
उसका रिटेलिएशन? ये नहीं, तो इतना डेविएशन छोटा वाला है मेन है सौरभ कि आपको इतनी खूबसूरत तस्वीर को कुछ ना कुछ बदरंग करना था। फौज के साथ आप इंगेज हो नहीं सकते थे, अब उतनी हिम्मत बची नहीं, तो आप ये काम जम्मू रीजन में जैसे इतनी आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ रही थी? एक कश्मीर में आप नहीं कर पा रहे थे, प्रेशर इतना ज़्यादा था कि फिर तुमने जम्मू पे आप टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि इधर फोर्स का डिप्लॉयमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब फिर इधर ज़्यादा करना शुरू किया गया। तो ये तो चीज़ें होती हैं। और जम्मू में फॉरेस्ट एरिया बहुत बड़ा है, बहुत इस ज़्यादा। वजह से भी। नहीं तो पहले तो नहीं देखते थे जम्मू की तरफ, वो कश्मीर में ही करते रहते थे। जब कश्मीर में दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर आपने जम्मू का फ्रंट खोला कि ताकि फौज का डिप्लॉयमेंट वहाँ से इधर आना शुरू। अब अभी भी इंतजार कर रहे हैं कुछ और जानकारी जो है वो जब सरकार जो है शेयर करती है इस हमले के बारे में, आतंकवादी कितने थे, कुछ और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। कॉफ़ी पर कुरुक्षेत्र आप देख रहे थे, फिलहाल उसमें इतना ही। करण साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रदीप जी बहुत धन्यवाद, देवेंद्र बहुत शुक्रिया।